थैंक यू। सर, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में आज शायद 4 दिन या 5 दिन रह गए हैं, लेकिन जब 6 दिन रह गए थे तो उन्होंने इंडिया को ऑफर की है कि जी हम बात करना चाहते हैं। और उसके बाद बड़े नाराज हैं कि जी कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। आपके ख्याल से क्या उनको इस वक्त बात करनी चाहिए थी? मेरे ख्याल में ये इस सेंचुरी का एक बड़ा जोक है। ये टू एटलीस्ट इस साल का सबसे बड़ा जोक है कि आपके चंद घंटे रह गए हैं और आप अमन की बात कर रहे हैं भारत के साथ। सबसे पहले तो आप आपका टाइमिंग, और दूसरा ये बताएं कि आप जब बाहर के दौरों पे जाते हैं लोग आपसे, आपकी सिविलियन गवर्नमेंट से तो बात नहीं करते, कर्जा भी नहीं देते आपको। वो कहते हैं भाई आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन वो करेंगे। चाइना भी वो कहता है कि हमारे भारत जो आपके आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन करें। तो भारत किस तरह आपसे बात करेगा भाई? दूसरा, भारत से बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। जवाब क्यों देंगे वो? और दूसरा, कौन से आपने कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं इत्मीनान को बहाल करने के लिए? देखिए, दोनों तरफ से मसला इस वक्त किस चीज का है? इत्मीनान का है। तो इत्मीनान करने के लिए आप कुछ स्टेप्स लेते हैं, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग का एक एक प्रोसेस शुरू करते हैं। वो चंद चाइनीज सामने बैठे हैं आपके, तो आप उनको सुनाने के लिए इंग्लिश में तकरीर कर रहे थे, तो आप उसको वेस्टर्न मीडिया को सिर्फ बताना चाह रहे थे कि देखें हम कितने अमन पसंद हैं, देखें हम तो भाई बहुत हार्डली ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इस पे बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपने एक बेबी स्टेप, आप एक कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे आ जाते हैं, इस तरह तो नहीं काम चलेगा। आपने ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, हाई कमीशन में ट्रेड शुरू किया आपने? नहीं किया। दूसरा ये कि वो उनको एतराजात हैं, वो हर जगह पे जाके उन्होंने कहा कि टेररिज्म को बंद करें अपने अंदर से। आपने उसके लिए कौन से स्टेप्स लिए जो वो एतमाद की फजा बहाल हो? तो ये सारी चीजें करनी होंगी। और दूसरा, मेरे ख्याल में ये पोर्टफोलियो आपका है नहीं है सिविलियन गवर्नमेंट का, डिफेंस का। ये डिफेंस के अंदर आता है और डिफेंस को ही इसको डील करना होगा। बैक चैनल, चाहे डिप्लोमेसी में जाएं, चाहे जिस तरह भी करें, ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर को एड्रेस करें। और मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको कहा, इसकी सबसे बड़ी जो तरीकाकार मुझे नजर आता है, बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू करें, बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी, और एक दूसरे के इत्मीनान को बहाल करने का जो है वो स्टेप्स लेकर फिर इन चीजों पे आए। ये इस तरह एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लग रही है, ये सियासी स्टेटमेंट है। इससे आगे इसका मेरे ख्याल में क्या जवाब होगा? लेकिन मैं ये जरूर कहूं, मैं सबसे बड़ा एडवोकेट हूं कि पाकिस्तान की बका, तरक्की और सर्वाइवल का सिर्फ एक ही जो सीक्रेट है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशनशिप और अपने पड़ोसियों के साथ ट्रेड। इसके बगैर ना बिल्कुल। पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा, ना पाकिस्तान तरक्की कर सकता, बल्कि कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान पे ही नहीं है, ये फार्मूला इस यूनिवर्सल थिंग होती है। आपको भारत के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के, चाइना के साथ, और खासकर बिलखसूस भारत पे मैं क्यों ज्यादा फोकस इसलिए करता हूं कि आपकी जंगें इनके साथ हो चुकी हैं। आपने नफरतों में 76 साल गुजारे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों को डिफ्यूज किया जाए। और इस वक्त अगर देखा जाए, और वाहिद जिस तरह अगले दिन जब श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर गए थे भारत के दौरे पे, तो वहां पे ये बड़ी चीज डिस्कस की गई कि हमारी सिमिलैरिटीज हैं उनके साथ, तामिल कम्युनिटी है, हमारा रिलीजन उनके साथ मिलता है, हमारी वैल्यूज उनके साथ मिलती हैं। तो मैं जिन लोगों की बात, जिन कंट्रीज की बात कर रहा था, उनमें से सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज तो आपकी भारत के साथ, और इन्हीं लोगों के साथ आप सदियों रहे हैं। और आप अब इस वक्त जो है वो इश्यूज चल रहे हैं, बल्कि दोनों साइडों पे। ये कोई इधर की बात नहीं है, उधर भी देख लें। आज अगले दिन यूपी के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है एएनआई पे। उन्होंने कह दिया मस्जिदों को मस्जिदें ना कहें। वहां से भी इस तरह की आवाजें आती है। ये मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ इस साइड पे ही है, उधर भी हिंदू मुस्लिम दंगों को जो है वो प्रमोट चीजें हो रही हैं। कई लोग उससे सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। इस वक्त आपने देखा होगा दिल्ली में, और वहां भी चीजें हो रही हैं, गुड़गांव के एरिया में भी, और उनको गलत। और इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि इससे लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह पिछले दिनों में सीमा के भारत जाने पे लोगों ने उस पर सियासत करने की कोशिश की है, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन ये चीजें कम करनी होगी, इसलिए आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने इसको कहा है। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर, बहुत से लोग इंडियन साइड पे जो है वो बिल्कुल यही कह रहे हैं, बल्कि काफ़ी नामी किस्म के लोग भी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बात करना नहीं चाहते। जो कुछ पहले किया है पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद वो कहते हैं हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये बात भी की जा रही है। जी बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा था कि पाकिस्तान को पहले अपना होमवर्क करना होगा इन चीजों को, ये चीजें करने की। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है
लेकिन ये बताएं, या तो भारत को भी बताएं, लोगों को भी बताएं कि आपने कौन से स्टेप्स उठाए हैं जिसपे एक एतमाद की फिजा जो है वो बहाल हो। लेकिन ये कि अभी तो लग रहा है कि जिस तरह ये सियासी थी, जिस तरह 4 दिन बाद वो जाने वाले, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि अब कुछ घंटे उनके रह चुके हैं और उन्होंने अब सारे वो जो फंडामेंटल मसाइल, जो बुनियादी मसाइल थे पाकिस्तान के, उनको एड्रेस करना शुरू कर दिया अब। लेकिन मेरे ख्याल में अब उनको फोकस करना चाहिए कि वो दुबई जाएंगे, लंदन जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कोई प्रॉपर्टी वगैरह देखेंगे, कोई और किस तरह की चीजें, उनको तवज्जो देनी चाहिए। इलेक्शन तो मुझे लग रहा है कि शायद हो या ना हो, उसके बारे में भी चहमगोइयां हो रही हैं। जो मैं 2-3 आपको मैं इसके जो कल परसों से बातें हो रही हैं, रूमर्स हैं, वो ये है पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है। लोग समझते हैं कि ये इसका मतलब ये है कि इलेक्शन नहीं होंगे, डिले होंगे, क्योंकि अगर इलेक्शन होने होते तो इन्होंने प्राइस नहीं बढ़ानी थी। दूसरा जो लोग इस पे जो है फ्लैग, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब अभी नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब इलेक्शन नहीं होंगे। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिनको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने और इसमें प्रेडिक्शंस में। लेकिन लग नहीं रहा कि इलेक्शन होंगे, क्योंकि अभी नहीं होंगे, डिले में होंगे, क्योंकि अभी पाकिस्तान अभी ग्रे एरिया से नहीं निकला है। फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, चीजें चल रही हैं, और बिलखसूस जो आपका अगले दिन धमाका हुआ है बाजौड़ के अंदर और चाइना के प्रीमियर के आने पर, वो उस पर एक अभी तशवीशनाक है। और ये पहला धमाका नहीं था, पिछले 2-3 हफ्तों से तकरीबन इसमें धमाकों में KPK के अंदर तेजी आती जा रही थी। अब देखें कि इसको किस तरह रोकते हैं, किस तरह इसको डिफेंड करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत को ब्लेम किया है, एजेंसियों को ब्लेम किया है, तो वो हक बजाने में वाकई कि ये इसको पता, ये इंटेलिजेंस फ्लोर है। ये मैं समझता हूँ कि इतने लोगों का हलाक होना वहां पे, और उसकी तवज्जो नहीं दी गई है, जिस तरह भी है। अब गार्ड नोस कुछ लोग इसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन डिले करने का टैक्टिक है, जो कि गलत है, मैं समझता हूँ। सर इलेक्शन तो किसी तरीके से भी डिले किए जा सकते हैं, और यही जो आप कह रहे हैं यही कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है कम से कम 6 से 8 महीने डिले किए जा रहे हैं। लेकिन सर इमरान खान के खिलाफ भी फैसला सुना है कि इसी वीक में आ जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट वीक में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के ऊपर जो बात हो रही है, तो उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। आपके ख्याल से ये बेहतर है कि किसी लीडर को जो है साइडलाइन करके उनको आने ही ना दिया जाए इलेक्शन में? ऐसी क्या उनसे घबराहट है? देखें, घबराहट तो खैर मेरे ख्याल में फैसला तो आने वाला है, क्योंकि उसमें 5 अगस्त में जो हुमायूं दिलावर साहब हैं वो छुट्टियों पे जा रहे हैं, और लग रहा है कि उससे पहले ही फैसला देके जाएंगे। लेकिन देखें, आप सियासी लीडर, सबसे पहले तो सियासी लीडर मैं इनको समझता नहीं, क्योंकि इनके अंदर सियासी रवायात ही नहीं है, इनके पास इनके सियासी तरबियत ही नहीं है। अब तो वो मजहबी लीडर बन चुके हैं, सियासी लीडर कम है, मजहबी लीडर ज्यादा है। लेकिन आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर माजी में फेयर इलेक्शन हुए हैं? आप समझती हैं कि कभी लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है? इसको सियासतदानों को नहीं छोड़ दें, कभी लोगों को, अवाम को ये मौका दिया गया कि वो अपनी मर्जी का या अपने इस एक जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बने? मेरे ख्याल में बदकिस्मती है। आरजू, मैं एक और बात बताना चाहूँ, चलिए इसी से बात शुरू होती है। मैं आज इसको मजीद डिस्कस इस तरीके से करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में तो जमहूरियत शुरू नहीं हुई ना, आपने तो उनकी बुनियाद ही नहीं रखी। आपकी हर जो लोग जिनको आप सियासी कहते हैं, सियासी पार्टियां कहते हैं आप, ये एस्टेब्लिशमेंट और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के वतन से पैदा हुए सारे। भट्टो साहब थे, वो अयूब को डैडी कहते थे। नवाज शरीफ साहब हैं, जियाउल हक के पास गए थे, इनके वालिद साहब सुना कहते हैं कि क्रिकेट टीम में ला दें, लेकिन वहां से उनका सियासी सफर शुरू हो जाता है। चीफ मिनिस्टर जिलानी साहब ने बना दिया, फिर तो उसके बाद और जो हमारे अभी जो मजहबी पेशरवा हैं, हमारे सो कॉल्ड अमीरुल मोमिनीन, इनको तो बिल्कुल प्लेट में रख के सारा कुछ दिया गया। खुद बयान दे चुके हैं कि एजेंसियां मेरे बजट पास कराती थी, लोगों को घरों से उठा के लाते थे। तो आपने सियासत और जमहूरियत को तो अभी उसकी बुनियाद ही नहीं रखी। आपको क्या पता ये क्या चीज है? मैं जहां बैठा हूं इस वक्त, जहां से बात कर रहा हूं, अब डेमोक्रेसी, जमहूरियत यहां डिक्लाइन है उसका। इस वक्त चाइना का जो मॉडल है, वन पार्टी रूल, जब से वो पॉपुलर हुआ है, तब से लग रहा है कि जमहूरियत इन डिक्लाइन है, और जो लोग जमहूरियत के जरिए हुकूमत में आते हैं वो भी अथॉरिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं।
वो अदालतों पे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पे, एफबीआई पे वो कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, मीडिया बाय कर लेते हैं और फिर वो अनलिमिटेड पावर्स को यूज करते हैं, अनलिमिटेड पावर्स। अमेरिका की मैं मिसाल देना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब को इंडाइट कर लिया गया है कल फिर दोबारा जनवरी 6 में, और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, और जो खातून जज जो पिक की गई हैं वो उनके बारे में मशहूर है कि वो 6 जनवरी की पहले भी लोगों को सख्त सजाएं दे चुकी हैं, और माइक पेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे यहाँ पे वो भी उनके खिलाफ बयान देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब ठीक है उन्होंने कुछ जुर्म किया है, लेकिन टाइमिंग देखें, वो प्रेसिडेंशियल अपनी कैंपेन शुरू कर चुके हैं, इज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। और दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो हंटर बाइडेन के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, एफबीआई के पास उनका लैपटॉप मौजूद है, कुछ भी नहीं हुआ उनके खिलाफ। और एक इस तरह लग रहा है कि जिस तरह डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस या पूरी एक मशीनरी को एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के खिलाफ इस्तेमाल। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।